अच्छा सर, स्क्रीन विजिबल है। जी सर, अवेलेबल है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा वीक 2 और डे 1 स्टार्ट हो रहा है इस पाइथन जर्नी का। आई होप कि आपने प्रीवियस वीक में काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखे होंगे और वीकेंड पे उनको प्रैक्टिस भी किया होगा। तो कुछ चीज़ें जो प्रीवियस वीक की बच गई थी वो भी हम देखेंगे, और कुछ जो नेक्स्ट वीक हमने स्टार्ट करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो कहीं पे कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती आप मुझे रोक के पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी चलें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक टॉपिक है जिस तरह हमारा रह गया था शायद, आई थिंक प्रीवियस वीक का, फार लूप का, ठीक है। आई थिंक ये आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे अभी। फार लूप्स। अच्छा, लूप्स बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। आप जब कोड लिखते हैं और सम टाइम आपको मतलब ये होता है कि आपने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड, कुछ फंक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। अब एक तरीका तो ये है कि आप के लाइंस ऑफ कोड कॉपी करना शुरू कर लें। इन केस अगर आपने कोई चीज़ 1000 बार रिपीट करनी है तो आप उस लाइन ऑफ कोड को 1000 बार कॉपी पेस्ट कर लें, वो कोड चल जाएगा, दैट्स इट। बट देखेंगे प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, कि आप लाइंस ऑफ कोड को बार बार कॉपी करें, बार बार कॉपी करें। तो उस कंटेक्स्ट में लूप्स आती हैं। लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना। तो लूप्स बेसिकली होती सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है, और उनका थोड़ा सा जो है ना सिंटैक्स डिफरेंट होता है। बट उनकी जो मैं वर्किंग है ना वो सब में सेम होती है। और वो सेम वर्किंग क्या है कि आप किसी भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड या किसी भी एक चंक ऑफ कोड को टाइमली रिपीट करवा सकते हैं। इसमें मेनली दो चीज़ें आती हैं, कि एक जैसे फार लूप है और एक जैसे आगे चल के हम देखेंगे वाइल लूप ना। तो जैसे फार लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है? अब मेजरली दो लूप्स हम यूज़ करते हैं। अब नेस्टेड लूप भी आती हैं, बट वो उसी लूप की ही एक कंसेप्ट है कि आप लूप के अंदर लूप यूज़ करें तो वो नेस्टेड लूप बन जाती है। अब फार लूप बेसिकली पाइथन के अंदर जिस तरह उसका सिंटैक्स है, आप जिस तरह लिखते हैं फार, आगे कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक बता रहा होता है कि ये वेरिएबल इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, जैसे कि ये 0 से स्टार्ट होता है फॉर आई। अब ये पाइथन का सिंटैक्स है। जब सी और सी प्लस प्लस में देखेंगे तो आपको डिफरेंट सिंटैक्स मिलेगा, जावा में देखेंगे डिफरेंट सिंटैक्स मिलेगा, बट जो वर्किंग है वो सेम है। आप लूप को ये बता रहे होते हैं मेनली दो से तीन चीज़ें, कि आपने लूप स्टार्ट कहाँ से करनी है, ठीक है, और आपने कहाँ तक जाना है। और आपने मतलब उसमें एक जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, कोई जंप होता है, कि मेनली आप जो जंप है वो मेनली वन ही रखते हैं, कि आप मतलब कि वन वन टाइम उस लूप को रिपीट करवाता जाता है। उस चीज़ को थोड़ी देर सेपरेट रख के अगर हम बात करें तो दो ही चीज़ें हैं, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने एंड कहाँ पे करना है जाके, ठीक है। तो जैसे अगर इसका मैं सिंटेक्स लिखूँ, फॉर आई इन रेंज, और ये बेसिकली जो रेंज है ये भी पाइथन का एक बिल्डिंग में कह सकता हूँ कि फंक्शन है, जो कि वो स्पेसिफिकली उस लूप के अंदर वो बता रहा होता है कि आपने आपकी लूप ने कितनी बार रिपीट होना है, ये सारी चीज़ें। और ये जो रेंज फंक्शन है ये अप टू 3 आर्गूमेंट्स लेता है। अब आर्गूमेंट्स क्या है, कि वैल्यू लेता है, कि मतलब उसको तीन बात सकती हैं, ठीक है। अप टू तीन बातें, लेकिन वो एक बात आपको बताए ना, एक बात पे भी चल जाएगा, दो बताएं दो पे भी चलेगा, तीन बताएं तीन पे भी चलेगा। बाय डिफॉल्ट तीन वैल्यूज जब आप इसको पास कर, सॉरी, अप टू 3 वैल्यूज आप इसको पास कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो ये वैल्यू होती है कि आपने लूप स्टार्ट कहाँ से करनी है। और पाइथन बाय को जीरो कंसिडर करता है। अगर आप ये वैल्यू नहीं देंगे तो वो जीरो लेगा, कि मैंने जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली आप लूप किसी लाइक मिसाल के तौर पर लिस्ट पे आइटरेट करवा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, तो उसकी इंडेक्सिंग होती है, उसकी वैल्यूज होती हैं कि वो कहाँ पे है। अब वो जीरो से स्टार्ट करवाएगा। और ये जो मिडिल वाली वैल्यू है ना ये आपने देनी पड़ती है। ये जो मिडिल वाली वैल्यू है ये इसका स्टॉपिंग इंडेक्स है, कि लूप कहाँ पे जाके रोकनी है आपने। आप यहाँ पे अगर 5 देते हैं तो वो 4 पे रुकेगा, क्योंकि ये नंबर जो है वो एक्सक्लूसिव होता है, इस नंबर को वो छेड़ेगा नहीं। जब वो लूप बार बार आइटरेट कर रहा होगा और वो चेक करेगा, जब ये 5 के इक्वल आ जाएगा तब ये लूप को ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसको किस तरह से लेके चलते हैं, देखें चलेगा तो 6 बार ही, मिसाल के तौर पर देखें ना, 0 1 2 3 4। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 5 दिया है, इट मीन्स कि बेसिकली मैं कंप्यूटर को ये बता रहा हूँ कि आपने 5 बार लूप चलानी है, और वो चलाएगा भी 5 बार, 1 2 3 4 5। बट वो स्टार्ट 0 से कर रहा है, जाएगा 4 तक। ये 5 जो नंबर है ये इसको ऐड नहीं करेगा उसके अंदर, ये एक्सक्लूसिव ऑफ दिस नंबर होती है। और जो लास्ट वाली चीज है ये आपका जंप होता है। मेनली पाइथन जो है
वो बाय डिफॉल्ट जंप को 1 रखता है। अगर आप इसको यहाँ पे चेंज करके 2 कर देंगे तो उसका जंप 2 हो जाएगा। लाइक कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर कोई लिस्ट है, उसके अंदर आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से पड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे जो जंप है वो नहीं देते, तो जो आपका बाय डिफॉल्ट जंप होगा वो पहले इस पे जाएगा, फिर नेक्स्ट वाली चीज पे, फिर नेक्स्ट वाली चीज पे। अगर आप इस जंप को 2 कर दें, तो पहले वो 1 वाली चीज पे इस पे जाएगा, फिर वो दरमियान से स्किप करके फिर 3rd पे चला जाएगा, फिर अगली को स्किप करके 4th पे चला जाएगा। इस तरह से ये 3 चीजें मिलके इस जो लूप की एक बॉडी है, सॉरी एक लूप का जो सिंटेक्स है वो बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट हम ओनली 1 लिखते हैं, जैसे पीछे तो वही सारा रहेगा कि फॉर आई इन रेंज, हम यहाँ पे सिर्फ वो नंबर दे देते हैं कि हमने लूप कहाँ तक चलानी है, 6 बार चलानी है, 7 बार चलानी है, 1 बार चलानी है, 10 बार चलानी है, जितनी बार भी चलानी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप इसको सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करते हैं कि आपने लूप कहाँ तक लेके जानी है, बाकी 2 ऑप्शनल होते हैं, आप ना पास करें तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करेगा और 1 का जंप रखेगा, और जो आपने लाजमी देना है वो उसका लाइक कहाँ पे स्टॉप करना है, ये फार लूप का, ठीक है। यहाँ पे कुछ अगर इंग्लिश डेफिनेशंस जो लिखी हैं वो हम पढ़ लें। अ फार लूप लेट अस रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन ऑटोमेटिकली, वही बात जो पहले बताई कि फार लूप क्यों यूज होती है, कि आपने किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। वी यूज इट व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट। बेसिकली फार लूप और वाइल लूप के अंदर क्या डिफरेंस होता है, जो फार लूप होती है ना, उसमें जैसे हम प्रोग्रामर है ना, हमें इन एडवांस पता होता है कि हमने लूप को कितनी बार आइटरेट करवाना है, ठीक है। जैसे अगर मैं हूं ना, कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 100 एप्पल्स पड़े हुए हैं, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैंने 100 बार आइटरेट करवाना है लूप के अंदर, 100 बार उस बॉक्स के अंदर हाथ डाल के एक एक एप्पल करके निकालना है। बट अगर एक ऐसा बॉक्स पड़ा हुआ है जहां पे मुझे नहीं पता कि उसके अंदर एप्पल कितने हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे उस टाइम तक एप्पल बाहर निकालने हैं जब तक बॉक्स खाली ना हो जाए, तब वहां पे वाइल लूप का कंसेप्ट आता है, कि जहां पे हमें इन एडवांस नहीं पता होता कि हमने स्टॉप कहाँ पे करना है, लेकिन हमें एक कंडीशन पता है कि इस कंडीशन तक पहुंच जाओ तो स्टॉप कर लो। तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा डिफरेंस है वाइल लूप और फार लूप में। फार लूप क्या हो गई, कि बेसिकली प्रोग्रामर जैसे हम हैं, हमें एडवांस में पता है कि हमें कहाँ पे जाके रोकना है, ठीक है। जैसे अगर आप इसकी पिक्चर में अगर इसका सिंटैक्स देखें, तो देखिए लिखा हुआ है कि लास्ट आइटम रीच। अगर तो लास्ट आइटम रीच के मतलब कि वो जो हमने दी है इसको कंडीशन कि इस पे जाके खत्म होना है, वो वैल्यू अगर पहुंच चुकी है, अगर वो ट्रू है तो आप लूप से बाहर आ जाते हैं। अगर वो वहां तक नहीं पहुंचे तो फिर वो क्या होता है, वो फाल्स होके बॉडी के अंदर आ जाता है। उस लूप की बॉडी के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको वो मतलब सारा एग्जीक्यूट करता है, फिर दोबारा से ऊपर जाके चेक करता है कि अच्छा भाई, कि इसके अलावा वो वापस से चेक करेगा कि अच्छा कुछ बचा है या नहीं। ऐसे में लिखो ना कि फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे मैं अगर 2 लिख दूं, और यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं कुछ फर्ज किया कि कुछ लिख देता हूँ, प्रिंट A B C D कुछ भी, ठीक है। तो प्रिंट ए या कुछ भी लिख देता हूँ, वो एक बार इसको प्रिंट करेगा, वापस से ऊपर जाएगा, वो चेक करेगा कंडीशन, अगर तो वो 2 तक पहुंच गया तो फिर क्या करेगा, वो इस लूप में से बाहर आ जाएगा। अगर नहीं पहुंचा, वो उस टाइम तक इसको प्रिंट करता रहेगा जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होती, ठीक है। ये बेसिक एक सिंटैक्स कह सकते हैं इसका, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर इसको देखें तो इसकी एक एग्जांपल देखें। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आई थिंक इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। विजिबल है ना सबको, या और जूम कर दूं मैं इसे? ये ठीक सर है, विजिबल है। सर विजिबल। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ना, एक सिंटेक्स लिखा हुआ है फार। अब यहाँ पे नंबर, ये एक वेरिएबल है, इसको आप कुछ भी लिखें, लाइक आई लिखें, ए लिखें, बी लिखें, मेरा नाम लिखें, अपना नाम लिखें। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कि ये इसकी मतलब ये वेरिएबल है, इसकी आपने इनिशियल वैल्यू दी कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। आपने एक ये वेरिएबल किया फार, नंबर्स की जगह में लिख दूं अगर, जैसे फार आई इन रेंज 1 to 6, और यहाँ पे वापस से उसी वेरिएबल को हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखना है। जैसे अब यहाँ पे ये कोड लिखा है ना कि फॉर आई इन रेंज 1 to 6। अब ये 1 क्या हो गया, बेसिकली 2 हमारे पास अगर आर्गुमेंट्स हैं तो इट मीन्स के 1 जो हो गया वो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, और 6 हमारा एंडिंग हो गया। और थर्ड अगर नहीं दिया हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट जो जंप होगा वो 1 रखेगा। अगर इसको मैं हम प्रिंट करता हूँ, तो आप देखें क्या लिखा हुआ है, प्रिंट नंबर इज। अब ये जो डबल कोट्स के अंदर चीज लिखी है वो सेम सेम एज इट इज टर्मिनल पे शो होती है, ये आपको पता है। अब ये आई जो है, ये आई की वैल्यू आइटरेट हो रही है। इट मीन्स कि अगर मैंने रेंज यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ये देखें इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और कहाँ तक जा रही है, 5 तक, क्योंकि आपको पता है कि जो 6 है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो एक्सक्लूसिव ऑफ दिस नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो मेरी वैल्यूज 1 to 9 तक ही जाएंगी, ठीक है, 1 to 9 तक ही जाएंगी, 10 यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे 10 print करूँ, तो बाय डिफॉल्ट मुझे ये जो 1 है इसका इनिशियली उसको खत्म कर दो। अगर अब मैं इसको करवाऊं तो आप देखें ना कहाँ से हुआ, 0 से 9 तक ये 10 वैल्यूज हो गई। अब इसको ना देखना है कि 9 तक गया, 9 तक नहीं गया, स्टार्ट तो 0 से हुआ ना, स्टार्ट 0 से हुआ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वैल्यूज आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अगर जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे मैंने 1 दिया कि 1 से स्टार्ट करो 10 तक जाना है, जंप आपने 2 का रखना है। इट मीन्स कि वो मतलब 2 2 का जंप लेगा। अगर इसको मैं आप रन करवाऊं ना, आप देखें 1, अब उसने 2 को छोड़ दिया 3 पे चला गया, 4 को छोड़ गया 5 पे चला गया, 6 को छोड़ के 7 पे चला गया, और इस तरह 9 पे चला गया। ये जो जंप है ना, ये 2 2 का बेसिकली मेनली हम फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास कर रहे होते हैं कि आपने 0 से स्टार्ट करना है और इस तक जाना है। हम जंप वगैरह को किसी एक्सेप्शनल केस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो इसका कंसेप्ट था वो मैं बता रहा। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देखें। जी सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर जंप करवाना हो तो वैल्यू आखिर पे लिखेंगे, जैसे 1 10 हाँ। और 2 आपने लिखा। जी जी। स्टार्ट वाला आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग इंडेक्स, पहला स्टार्ट शुरू कहाँ से करना है। दरमियान में क्या हो गया, ये मेन है, ये आपने लाजमी देना ही देना है कि आपने रुकना कहाँ पे है। और लास्ट पे आपका जंप हो गया कि आपने जंप कितना करवाना है, 1 2 3 4 5, जितना आप टू जितना आपने जंप करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो वो क्या कह रहा है, रेंज 1 to 6 मीन के 1 से 5 तक आपका करवाएगा, मतलब 6 आपका एक्सक्लूड हो जाएगा उसमें से, ठीक है। ये आपका बेसिकली आ गया। और इसकी एक एग्जांपल 2 देखें। यहाँ पे बेसिकली एक लिस्ट बनी गई है, लिस्ट का अभी कंसेप्ट आपको दिया गया नहीं है, अभी हम इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, बट मेनली आपको मैं बता दूं, एक लिस्ट बेसिकली क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स बेसिकली एक बना देते हैं। जैसे एक वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर है, बट हम चाहते हैं कि एक सिंगल वैल्यू नहीं स्टोर करवानी है, हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी है, सेम नेचर की भी हो सकती है, डिफरेंट नेचर की भी हो सकती है, तो हम उसको इनक्लोज कर देते हैं एक लिस्ट के अंदर। एक ये जो आप देखें ना, ये जो ब्रैकेट्स होती हैं, इनको आई थिंक पता नहीं कोई ब्रैकेट्स का स्पेसिफिक नाम है, वो भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स है ना, इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम एक चीज को इनक्लोज कर देते हैं ना, तो वो लिस्ट बन जाती है, ठीक है। इसके कंसेप्ट अभी हम आगे चल के देखेंगे। अभी देखें, अब लिस्ट के आइटम्स के ऊपर हमने आइटरेट करवाना है थ्रू फॉर लूप, ठीक है। तो जैसे देख लिखा गया फार, अब ये फ्रूट वही बात है, ये वेरिएबल है। अब इस फ्रूट्स और इस फ्रूट में कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई भी वेरिएबल है, इसको मैं आई कर दूं ना, यहाँ पे आई, और यहाँ पे रिटर्न प्रिंट में भी अगर आई कर दूं तो ये फिर भी चलेगा, ठीक है। इसको मैं वापस कर देता हूँ। फॉर हमारी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर फ्रूट, अगर मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि एक फ्रूट की, अब ये जो ना इन फ्रूट्स, अब ये लिस्ट का नाम दे दिया गया है। हम कह रहे हैं कि आपने इस लिस्ट, ये जो लिस्ट है फ्रूट्स की लिस्ट, उसके अंदर आइटरेट करना है, ठीक है। और मैंने वापस नीचे क्या लिखा, प्रिंट आई लव, आगे फ्रूट लिख दिया। फ्रूट मीन कि यही वेरिएबल मैंने नीचे लिख दिया। इट मीन्स कि वो क्या करेगा, पहले आइटम को उठाएगा प्रिंट करेगा, फिर दूसरे को उठाएगा फिर प्रिंट करेगा, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रिंट किया तो उसने क्या किया, आई लव तो एज इट इज आ गया, उसने आई लव किया। अब फ्रूट, ये वाला फ्रूट है, अब ये वेरिएबल है, ये फर्स्ट इनिशियली इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको जैसे पता है 0। वो 0 पे देखेगा क्या पड़ा हुआ है, एप्पल। देखिए, कोई भी इंडेक्सिंग है ना, वो 0 से स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग में। नॉर्मली हम जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन, जिस तरह भी जा रहे होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग है ना, उसकी जो शुरू होती है ना इंडेक्सिंग, वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स के जो 0 पे पड़ा है वो क्या कह रहा है, वो एप्पल है। फिर वो आगे जाएगा, अच्छा फिर दोबारा चलते हैं, वो आइटरेट करेगा इस लिस्ट के अंदर, कहाँ तक जाएगा, इस आखिरी पॉइंट तक जाएगा, इसकी जितनी वैल्यूज पड़ी हुई है उस टाइम तक जाएगा। फिर दूसरे पे देखेगा क्या पड़ा हुआ है, बनाना पड़ा है, बनाना को प्रिंट करा दिया, इस तरह फिर मैंगो, चेरी, पाइनएप्पल, वट जो भी है, वो सारा कुछ यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, ठीक है। इसके अलावा फिर नीचे एक्सप्लेनेशन में देखने, भी क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ फ्रूट, द लूप गोज टू ईच आइटम वन बाय वन एंड प्रिंटेड, ठीक है। वो क्या है कि एक लिस्ट ऑफ आइटम पड़ी हुई है, जिस जो एक फ्रूट नाम क्या है, लिस्ट का फ्रूट नाम है, आइटम्स उसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं। हमने एक फॉर लूप चलाई उस लिस्ट के ऊपर, उस लिस्ट के ऊपर चलाने के बाद ये बोला कि हर आइटम को बारी बारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दो, ठीक है। सिंपली ये काम किया। उसके अलावा फिर देखते हैं कि अब हाँ, ठीक है, अब नॉर्मली जो चीजें हो रही है ना, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं कि इसके आइटम को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसके जारी बात, अगर आप इसके इंडेक्स को भी निकालना चाहते हैं ना, कि अब आप चाहते हैं कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो उसके लिए देखें, बेसिकली फार लूप का सिंटेक्स वही है। अगर यहाँ पे देखना फार, ठीक है, ये वो वेरिएबल हो गया इन, अगर आगे आगे क्या हो गया, इस लिस्ट का नाम हो गया, इसमें एक इनमरेट, एक कीवर्ड है, एक फंक्शन है जो आप ऐड कर देते हैं सिर्फ इन दो चीजों के साथ, फार आई, और आगे देखिए इनुमरेट लिख देते हैं किसके साथ, उस स्पेसिफिक लिस्ट के साथ लिख दिया जिसकी हमने इंडेक्सिंग भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, साथ में उस चीज का नाम भी चाहिए जो लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। तो फॉर दैट अगर आपको इंडेक्सिंग भी निकालनी है, अब ये थोड़े से क्या हो गया, ये एडवांस कंसेप्ट हो गए, ये नॉर्मली आप जब स्टार्टिंग की कोडिंग कर रहे होते हैं तब आपको यूज नहीं हो रहे होते हैं। बट इन सम केसेस जब आपको जहाँ पे इस तरह का कुछ लिखना पड़ जाए, कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ जाए, जहाँ पे आपको ये पता करना हो कि मेरा कौन सा आइटम कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, तब ये जो इनोमरेट वाला कंसेप्ट है ना, तब आप उसको अंदर में लेके आते हैं। बेसिकली कंसेप्ट फार लूप का ही है, उसके अंदर दो चीजें ऐड कर दी हैं। जैसे सिंपली यहाँ पे देखें ना, अगर फार आई, ठीक है, फार कलर, मतलब ये वो जो वेरिएबल है इन
जैसे हम लिखते थे रेंज या कुछ भी आगे, इस लिस्ट का नाम सिर्फ इनमरेट ये लिख दिया और इस साथ में ये आई, ये दो चीजें ऐड की ना। अब इसका फर्क क्या पड़ा? अब इसका फर्क ये पड़ा कि जब इस लिस्ट को प्रिंट करवाया जाएगा तो वो उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि अच्छा इस लिस्ट में ये आइटम पड़ा हुआ है और उसका इंडेक्स क्या है, ये मतलब कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है। इस तरह फिर आप एक वो लिस्ट के अंदर देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक लिस्ट पड़ी हुई है, कौन सा आइटम कहाँ पे पड़ा हुआ है। जी सर। सर ये जो आपने आई के आगे कॉमा लगाया है इसकी समझ नहीं, हम्म। और इन इन इन्यूमरेट जो है ना, ये इनमरेट। फंक्शन है? हाँ इन्यूमरेट फंक्शन है सर? हाँ, ये हाँ फंक्शन है, और ये कामा जो है ये बाय डिफॉल्ट ये इसका सिंटेक्स के अंदर आता है। जब आप इनोमिनेट को इस फॉर लूप के अंदर करवाना चाहते हैं ना ऐड, तब आपको ये सिंटेक्स लिखना पड़ता है, फॉर आई फिर कामा देके, फिर आपने जो वेरिएबल का नाम है सिंपली जैसे आपने पीछे भी देखा वही लिखा, इन वही कीवर्ड है जो आपने पीछे देखा। अब आपने वर्ड लिख दिया यहाँ पे इनोमिनेट और साथ में लिखवा दिया उस लिस्ट का नाम या उस सॉरी लिस्ट का नाम जिसके अंदर से आपने आइटम्स और उनकी साथ में क्या निकालनी है, इंडेक्सेस निकालनी है। ये आई कामा ये बेसिकली क्या है, ये सिंटेक्स के अंदर आता है, ठीक है। ये आप जब इनोमरेट कॉल करवाएंगे ना तो आपको फार लूप के अंदर ये सिंटेक्स बिल्डिंग सॉरी ऐड करवाना पड़ेगा। आई लिखेंगे फिर कामा लिखेंगे, फिर आपका वेरिएबल का नाम हो गया, फिर इन एज इट इज जैसे हमने पहले लिखा, फिर इन इनोमरेट का कीवर्ड और साथ में लिस्ट का नाम। अब देखिए जब हम इसको रन करवाएंगे तो आप देखें जैसे यहाँ पे कलर नंबर सॉरी ये सॉरी कलर नंबर जो एज इट इज टर्मिनल के ऊपर आ रहा है कलर नंबर ये डबल कोट्स के अंदर, फिर ये आई जो आ गया। अब ये आई कौन सा है यहाँ पे जो सर इस आप आई का पूछ रहे हैं, ये बेसिकली वो जो इंडेक्सिंग है ना उसके ऊपर आइटरेट कर रहा है कि फर्स्ट क्या पहली इंडेक्स क्या है 0 होगी, फिर दूसरी इंडेक्स क्या है 1 होगी और तीसरी क्या है 2 होगी। फिर आपका जो डबल कोट्स में दोबारा इज आ गया, ये सेम एज इट इज आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। और ये जो कलर है ये इस कलर में से वन वन आइटम्स उठा के देखता जाएगा। इनिशियली आपका 0 लिखेगा, फिर वो पहला देखेगा पहले आइटम कौन सी है रेड, वो रेड प्रिंट करवा दिया। फिर आई प्लस हुआ, फिर वो 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट गया देखा कि 1 इंडेक्स है, वो 1 लिखा उसने। फिर दोबारा से आगे लिस्ट के अंदर देखा कि दूसरा आइटम कौन सा ग्रीन, वो ग्रीन प्रिंट करवा दिया। इसी तरह वो तीसरी पे गया। अब देखें चीजें 3 है लेकिन काउंटिंग कहाँ तक जा रही है 2, लेकिन क्या है स्टार्ट 0 से होगी। हमने इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट की 0 1 2, इसको आप ऐड करें तो टोटल 3 आइटम बन गए आपके, ठीक है। इस तरह से जब आप इंडेक्सिंग करवाना चाहें, ये प्रैक्टिकली आप बहुत कम भी यूज कर सकते हैं, नेचर ऑफ डिपेंड कर रहा है कौन सा आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप बिगिनियर लेवल पे अगर हम चीजें सीख रहे हैं तो इन चीजों को आप इनकॉर्पोरेट नहीं करते अपने डेली प्रोग्रामिंग के अंदर। ये कंसेप्ट बाद में यूज होते हैं जब आप थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कुछ चीजें जुड़ी थी फार लूप के साथ जो हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। कुछ फार लूप्स की चीजें देखी हैं किस तरह से कॉल किया जाता है क्या कुछ है। फार लूप के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, वरना हम वाइल लूप पे शिफ्ट होते हैं अभी। अच्छा। सर जिस बात। तरह आपने बताया कि जो फॉर लूप है इसके अंदर हम लोग रेंज देते हैं हम्म। और कंडीशन होती है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, और साथ में जो अगर उसके अंदर इंक्रीमेंट करना हो तो वो भी इसकी इसी के अंदर ही ऐड करते हैं, और ये ऐसे ही। ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक प्लस करता जाता है ये। हम्म। ऐसे ही। जी ठीक है सर, मेरे हम्म। जो हाँ। नॉर्मली आप एक उसको दे रहे होते हैं ना कि सिर्फ रेंज बता रहे होते हैं कहाँ तक जाना है, बाकी दो चीजें ना वो थोड़ी सी लाइक प्रैक्टिकली आप अगर उसको देखें ना तो वो नॉर्मली इतनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही होती। बहुत ही को हाई लेवल या कोई दूसरा मतलब डिपेंड करता है, कोडिंग डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट कि किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो नॉर्मली जब आप बिगनर लेवल में कोडिंग करते हैं तो एक ही चीज बता रहे होते हैं कि रेंज कहाँ तक जाना है आपने फॉर लूप को लेके, ठीक है। बाकी दो चीजें वो आप फिर टाइमली देखेंगे कहाँ पे जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर सकते हैं। और वाइल लूप आ गई, बेसिकली ये भी एक लूप है। किसी भी एक स्पेसिफिक कोड के ऊपर जब आप आइटरेट करवाएं बार बार कि ये कोड कॉल करो, फिर कॉल करो, फिर कॉल करो, फिर कॉल करो, तो ये लूप वाइल लूप, ठीक है। फार लूप में भी यही चीज थी, लेकिन फार लूप में ये था कि मुझे पता था कि इस कोड को 10 बार चला दो। मुझे एडवांस में पता था कि इस कोड को 10 बार चला दो। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन है, एक ऐसा सिनेरियो जहां पे मुझे नहीं पता कि मैंने कोड कितनी बार चलाना है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने वाइल लूप को मतलब यूज में ले आया हूँ, ठीक है। कि मुझे ये तो पता है कि आपने कोड किसी स्पेसिफिक कंडीशन तक चलाना है। मैं अगर आप ये देखें ना कि एक ब्लाइंड पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, एक उसके सामने एक अगर वाल है, तो अगर मुझे एग्जैक्टली पता है कि कितने स्टेप लेने हैं वाल तक ताकि वो उसको टकराए ना जाके, तो मैं उसको बता दूंगा कि आपने 10 कदम चलना है वाल तक, ठीक है। वो 10 कदम चलने के बाद रुक जाएगा, ठीक है, वाल से नहीं टकराया। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि वाल कितनी दूर है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वाल कितनी दूर है, तो तब मैं ये करूंगा कि आप ऐसा करो कि तब तक चलते जाओ जब तक आगे वाल नहीं आती। वो हर स्टेप उठाएगा, फिर आगे चेक करेगा वाल है नहीं है, फिर एक कदम उठा लिया, फिर आगे चेक करेगा वाल है नहीं है, फिर उठा। अगर जब लास्ट पे उसको वाल मिल गई तो उस इनसाइड द बॉडी जो मैंने लिखा हुआ कि कदम उठाना है वो नहीं उठाएगा, वो इनसाइड द बॉडी है, ठीक है, कोड वो वहां से कदम नहीं उठाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक, हमने उसको एक सिनेरियो बता दिया, एक कंडीशन लगा दी कि भाई
आपकी ये कंडीशन है, जब ये कंडीशन आपकी मीट हो जाती है तो आपने जो इनसाइड द बॉडी है वो कोड रन नहीं करना, ठीक है। इस तरह से वाइल लूप काम करती है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे देखें तो एक टेस्ट कंडीशन हम डाल देते हैं, वही कंडीशन जैसे मैंने बताई कि आपके हर कदम के उठाने के बाद आपने चेक करना है कि सामने वाल है या नहीं है। तो एक कंडीशन आपने डाल दी, वो कंडीशन चेक करेगा। अगर तो वो कंडीशन क्या होती है कि अगर वो ट्रू हो जाती है, आप ये देखें कि वो लाइक के वो किस तरह से, अभी शायद इस थोड़ी सी ये जो है डायग्राम बनी हुई है इससे आप ये कंफ्यूज ना होना, बस ये चीज़ सोच लें कि वो कंडीशन चेक किया। अगर तो कंडीशन आगे वाल है, अगर आगे वाल है तो इट मीन्स कि वो कंडीशन फॉल्स होगी, तो वो उस लूप में से बाहर आ गया। अगर वाल नहीं है तो अंदर जो उसकी बॉडी के अंदर कुछ जो हमने कोड लिखा हुआ है, जो लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करते जाओ, ठीक है। ये बेसिकली एक फंडा है इसका वाइल लूप का। ये लूप सेम ही है, बस दो डिफरेंट क्या है कि फॉर लूप में हमें पता होता है कि हमने कितनी बार चलाना है, और वाइल लूप में हमें ये नहीं पता होता कि चलाना कितनी बार है, लेकिन हमें स्पेसिफिक कंडीशन का पता है कि भाई तुमने इस कंडीशन तक चलाते रहो जब तक ये कंडीशन मीट होती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो वही बात है कि एक वेरिएबल यहाँ भी हमें चाहिए कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। फिर एक कंडीशन चाहिए कि जाना कहाँ तक है, फिर इंक्रीमेंट भी चाहिए। जैसे आप फॉर लूप के अंदर देखें ना कि वो सारी चीजें एक लाइन के अंदर इंक्लोज होगी थी, ठीक है। जैसे आप देखें यहाँ पे जैसे एक फार लूप थी, ठीक है। फार लूप थी, जैसे मैं रेंज का यहाँ बाकी चीजें नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बाकी चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ जैसे हमने बोला था कि 1 था, 6 था, 2 था, जैसे ये सारी चीजें एक अंदर इंक्लोज होगी कि वेरिएबल ने स्टार्ट कहाँ से होना है, उसने जाना कहाँ तक है, और उसका स्टेप या जंप जो भी है वो कितना है। अब इसको अब वाइल लूप के अंदर देखें ना तो इसको चीजों को खोल खोल के लिखा गया है। जैसे आई की वैल्यू अलग से उसने दी है, और कंडीशन अलग से बताइए कि वाइल चलानी कहाँ तक है, और उसको इंक्रीमेंट भी अलग से बताया गया है कि उसका स्टेप कितना होगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे खोल के बता दी गई हैं एक कंडीशन के साथ, ठीक है। इस तरह से वहां पे सारी चीजें हमने इंक्लोज कर दी थी, यहाँ पे एक कंडीशन के साथ सारी चीजें हमने लिख ली। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जब हम मैं इसको रन करूं तो क्या कर रहा है, सबसे पहले इनिशियली वो क्या कर रहा है कि आई की वैल्यू वो क्या कर रहा है, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। इनिशियली आपके अकाउंट आई की वैल्यू 1 होगी। अब वो कंडीशन लगाई उसने कि वाइल, एक वाइल का सिंटैक्स देखे ना, वाइल क्या कह रहा है कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5। वो क्या करेगा कि इस लाइन पे आएगा, वो चेक करेगा कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 है या नहीं है। अगर तो ये कंडीशन मीट करती है तभी वो इस बॉडी के अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल इनिशियली आई क्या है हमारे पास, 1 है। वो आके चेक करेगा कि तुम चेक करो कि आई कम या बराबर है 5 के, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या ऐसा है? हाँ वो लेस है, मतलब इक्वल नहीं है लेकिन लेस है। इट मीन्स कि आप अंदर जाओ बॉडी के, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो, वापस से ऊपर जाओ आ जाओ, ठीक है। उसने प्रिंट करवाई लाइन को, और नीचे क्या लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई इक्वल टू आई प्लस वन। आई की जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो। इनिशियली आई की वैल्यू अगर यहाँ पे हमारी 1 थी तो 1 + 1 क्या होगी, 2। इट मीन्स कि इस टाइम वो जब दोबारा इस वाइल लूप पे आके कंडीशन चेक करेगा तो उस टाइम पे उसको आई की वैल्यू मिलेगी 2। वो 2 के साथ इसको कंपेयर करेगा, यहाँ पे भी वो बात ट्रू होगी कि जाहिर बात है 2 तो छोटा ही है ना 5 से। फिर बॉडी के अंदर चले जाओ, फिर इसको प्रिंट करवाओ, फिर इस लाइन को प्रिंट करवाओ, फिर क्या करो कि उस आई के अंदर +1 करवा दो। उस आई की वैल्यू को, जो करंट आई की वैल्यू है उसमें 1 ऐड करवा दो। अभी करंट आई की वैल्यू 2 है, उसमें 1 ऐड करवाया तो टोटल क्या होगी 3, और 3 किस में स्टोर होगी, वापस आई में। फिर से वो ऊपर आया, फिर से वो चेक किया उसने, वैल्यू अभी तक 3 है। लेकिन एक टाइम आएगा जब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 6 हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीमेंट होते होते 6 हो जाएगी, 5 तक भी चलेगा वो, क्योंकि 5 लेस तो नहीं है लेकिन वो इक्वल तो है 5 के, ठीक है। इस कंडीशन पे भी वो चलेगी। लेकिन जब यहाँ पे वैल्यू 6 हो जाएगी तब वो आके चेक करेगा कि क्या भाई 6 कम है या बराबर है 5 के, नहीं ऐसा तो नहीं है। नीचे वो बॉडी वाला कोड है, आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, आगे चले जाओ, जो प्रोग्राम का बाकी कोड है उस पर चले जाओ, ठीक है। इस तरह से चीजें चल रही होती हैं। तो अच्छा, फिर आप अगर आगे देखें एक्सप्लेनेशन में वही बात की, अभी स्टार्ट विद आई इज इक्वल टू 1, इट प्रिंट्स एंड इंक्रीज इट अंटिल इट बिकम 6। वो इंक्रीज करता जाएगा, जब वो 6 बन गया उसने इस कंडीशन में चेक किया, वाइल की कंडीशन में कि वो छोटा है, तो उसने क्या कर दिया, उस जो बॉडी के अंदर कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा फिर आप यहाँ पे अगर आप दें तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है कि वाइल, अब देखें वाइल के साथ बहुत सारी चीजें यूज हो सकती हैं। वाइल में आप देखें कंडीशनल मतलब डाल सकते हैं, एंड, आर्ट, वाइल ट्रू, वाइल को कंडीशन, वाइल के साथ बहुत सारी चीजों को यूज किया जा सकता है। ये आप एज अ होमवर्क अपना लें कि वाइल के साथ हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। मतलब एंड है, आर है, नॉट है, ट्रू है, कोई कंडीशन है, मतलब बहुत सारी बेशुमार चीजें यूज करके वाइल बहुत वाइडली यूज होने वाली चीज है, ठीक है। क्योंकि जैसे एक स्पेसिफिक यहाँ पे अगर प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, पहले मैं इसकी आउटपुट बताता हूँ क्या है।
पहले जब आप प्रोग्राम लिखेगा, ये आउटपुट क्या कह रहा है, टाइप एग्जिट टू स्टॉप। मैं एग्जिट नहीं करता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मैं अपना जब नाम लिखता हूँ तो क्या होगा कि वो एग्जिट नहीं करेगा, वो दोबारा क्या करेगा, वो कह रहा है यू टाइप उमर, ठीक है, एग्जिट टू स्टॉप। मैं कहता हूँ मैं नहीं लिखता, मैं आई कोड गुरु लिख देता हूँ, ठीक है, आई कोड गुरु लिख देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ, वो क्या फिर कह रहा है यू टाइप दिस आई कोड गुरु टाइप एग्जिट टू स्टॉप। अब जब मैं यहाँ पे एग्जिट लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, कोड टर्मिनेट हो गया। अब क्या हुआ, अब देखें, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक कंडीशन लगा दी वाइल ट्रू, ये हमेशा ही ट्रू रहेगा। वाइल ट्रू मतलब कि वाइल की कंडीशन, जैसे मैं कहता हूँ ना कि आगे दीवार है तो रुक जाओ, तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि दीवार कभी ना कभी आएगी आगे। लेकिन जब मैं कह देता हूँ वाइल ट्रू, तो वो हमेशा इस कंडीशन पे जब आके चेक करेगा कि वाइल ट्रू, यस वाइल इज ट्रू। अब ट्रू तो ट्रू ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये बॉडी ऑफ दी, ये कोड ऑफ, ये जो बॉडी के अंदर कोड लिखा हुआ है, ये हर हाल में लाजमी रन होता रहेगा। इनफाइनाइट लूप है। जब आपने इनफाइनाइट लूप चलानी होती है तो स्पेसिफिक कंडीशन को ट्रिगर करने के लिए, जैसे एक आपने प्रोग्राम बना लिया कि एक इनफाइनाइट लूप बना ली, यूजर को उस प्रोग्राम के अंदर आपने फिक्स कर रखा, जब तक यूजर स्पेसिफिक ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो आपने लूप से बाहर नहीं जाना। तब आप कहते हैं वाइल ट्रू, इट मीन्स कि एक इनफाइनाइट लूप डिक्लेयर कर दी और उसके अंदर आपने यूजर को डाल दिया और आपने बोला कि उस टाइम तक उस लूप से बाहर नहीं निकलना जिस टाइम तक कोई स्पेसिफिक फंक्शन ट्रिगर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप ना वाइल ट्रू का यूज करके इनफाइनाइट लूप्स बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वर्ड इज इक्वल टू, आप जैसे इनपुट के, शायद आपने प्रीवियस वीक में देख लिया होगा इनपुट कैसे लेते हैं। अब जब यहाँ पे लिखा होगा ना वर्ड, अब ये वर्ड जो है इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी जो यूजर यहाँ पे क्या करेगा, इनपुट के जरिए प्रोग्राम लेगा यूजर से, ठीक है, प्रोग्राम लेगा। और ये एज इट इज सेम लिखा हुआ है, जैसे टाइप एग्जिट टू स्टॉप, ये एज इट इज टर्मिनल के ऊपर प्रिंट हो रहा होता है, जैसे आप नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इस वर्ड के अंदर वो वर्ड आ रहा है हर बार जो यूजर टाइप कर रहा है, ठीक है। और उसके नीचे कंडीशन लगा दी हमने, इफ द वर्ड, जो वर्ड है हमारा, वर्ड स्पेसिफिक वर्ड जो उसके अंदर वैल्यू है, वो इक्वल टू डबल इक्वल टू मीन के हम कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड की वैल्यू के साथ, ठीक है। अब लेफ्ट साइड की वैल्यू वो है, वर्ड के अंदर वैल्यू वो पड़ी हुई है जो हमने ऐड की है, जो हमने प्रोग्राम के अंदर ऐड किया है, वो लेफ्ट साइड के अंदर वो वैल्यू पड़ी हुई है। इक्वल टू दरमियान में क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया, वो कंपेयर कर रहा है कि क्या जो वर्ड के अंदर वैल्यू है वो राइट साइड पे जो एग्जिट लिखा हुआ है उसके बराबर है। वो चेक करेगा EXIT, ये चार वर्ड क्या उस वर्ड के अंदर हैं। अगर तो हैं, आपने क्या करना है, नीचे क्या लिखा हुआ है देखें, लिखा हुआ है ब्रेक। अब जो ब्रेक की एक आपके पास आती है ना कंसेप्ट, वो ब्रेक का कंसेप्ट ये होता है कि जब भी ब्रेक ट्रिगर होता है, जैसे प्रोग्राम का एक फ्लो चल रहा है ना, इस लाइन पे आया, फिर देन नेक्स्ट पे, देन नेक्स्ट पे, जब वो ब्रेक के ऊपर आया ना, जब उसने देखा कि यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है, तब आपने उस प्रोग्राम को क्या करता है, वो उसी टाइम पे लूप को ब्रेक कर देता है। वो मतलब कि वाइल, देखा ना कि एक इनफाइनाइट लूप बना दी, उसमें से बाहर कैसे आएंगे, उसमें से बाहर आने के लिए एक कीवर्ड है ब्रेक। और आप ब्रेक को कब ट्रिगर करवा रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशन जब मीट हो रही है, आपने ब्रेक को ट्रिगर, जो ही ब्रेक यहाँ पे ट्रिगर हुआ, तब वो उस लूप को तोड़ के उस लूप की फ्लो में से बाहर आके नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड्स पे आ जाएगा, जो इसके नीचे बाकी प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, तो उस पे आ जाएगा, ठीक है। ब्रेक तब हम यूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन। इफ क्या है, एक कंडीशन है ना, जब हम इफ कहते हैं कि अगर अगर ये काम हो जाता है तो ब्रेक करवा दो, लूप को तोड़ दो, यहां से बाहर आ जाओ, ठीक है। इस तरह से आप इस बिल्कुल आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करें। ब्रेक ये हो गया कि हमने ब्रेक कीवर्ड बेसिकली, और एक फंक्शन है बिल्ट इन पाइथन का कि ब्रेक हम तब ट्रिगर करवा रहे होते हैं जब हमने स्पेसिफिक किसी भी चीज को ब्रेक करना हो, किसी कोड को, किसी लूप को, किसी इस फंक्शन को ब्रेक करवाना हो ना, तो हम ब्रेक किसी कंडीशन के साथ, इफ कंडीशन के साथ लगा देते हैं कि अगर ये काम हो गया तो आपने क्या करना है, काम ब्रेक करवा देना है, ठीक है। और ब्रेक करवाने के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट, सॉरी ये लिखा हुआ है कि, हाँ ये लास्ट पे देखें ना। अब ये देखें, ये इफ और ये ब्रेक तभी चलेगा जब वो क्या कह रहा है कि इफ वर्ड इज इक्वल टू किसी के, अगर हमारा जो वर्ड है वो एग्जिट लिखा है हमने, तभी वो ब्रेक को कॉल करेगा। अदरवाइज वो इसको कॉल नहीं करेगा। वो नीचे लिखा हुआ है ना कि प्रिंट यू टाइप्ड वर्ड, जैसे ये लिखा हुआ है ना कि प्रिंट करवा दो यू टाइप्ड, और आगे लिखा हुआ है ये वर्ड जो मैंने टाइप किया था उमर, तो वो बार क्या करवा रहा है, उस प्रिंट स्टेटमेंट को तब तक ट्रिगर करवाएगा, ठीक है। अगर तो इससे ऊपर वाली जो फा इफ की कंडीशन ट्रू होगी, वो बॉडी के अंदर जाएगा, ब्रेक को कॉल करेगा, तो उसके नीचे जितना भी कोड लिखा हुआ है वो क्या कर देगा, छोड़ के उस लूप में से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई आपको? यस सर। चलें, ठीक हो गया। ठीक है, वो नीचे वापस से दोबारा से अगर बात है आगे ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, आई थिंक यहाँ पे कंटिन्यू की एग्जांपल है। हाँ, ब्रेक और कंटिन्यू दो चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे ब्रेक का मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज के, किसी भी लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक,
लेकिन एक कंटिन्यू भी एक चीज होती है। अब कंटिन्यू क्या करती है, अब कंटिन्यू देखें ना, जैसे यहाँ पे आप देखें कंटिन्यू की एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसको मैं रन करता हूँ। सबसे पहले इसको आप देखें कि रन करके क्या है। जब आपने रन किया, क्या हुआ, सबसे पहले फार नम इन रेंज 1 to 6, ठीक है। अब उसने क्या किया, रेंज आपको जैसे मैंने पहले स्पेसिफाई कर दी कि वो 1 से लेकर 6 तक चलेगा, ठीक है। ये रिपीट कहाँ से होगा, 1 से लेकर 5 तक जाएगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा। उसके नीचे आप कंडीशन देखिए, इफ नम, जो हमारा स्पेसिफिक नम है, जो मतलब कि इनिशियली 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। जब वो कह रहा है कि जब नम 3 = 3 है, जब वो 3 के बराबर हो गया, जब जारी बात है इनिशियली वो आपका, आपको पता है कि 1 है नम जो है, आपने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया 1। नम इनिशियली आपका क्या हो गया, सॉरी, नाम इनिशियली आपका क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि आपने बताया हुआ है कि उसको 1 से स्टार्ट करना है। पहले वो 1 पे चेक करेगा, इफ नाम इज इक्वल टू, अभी नहीं है अभी, फिर वो क्या करेगा, इसके अंदर ये जो कोड है ना, ये वाला भी रन नहीं करेगा, फिर नीचे चला जाएगा सबसे लास्ट वाली लाइन पे, नंबर इज नाम, नंबर इज इनिशियली वो 1 है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो क्या करेगा, दोबारा से फार पे आएगा, नम को इंक्रीमेंट करेगा, अभी वो नम 2 हो गया, 2 हो गया, अभी नम वो चेक करेगा, इफ नम इज इक्वल टू 3, नहीं नम अभी 3 नहीं है। वो जो दो लाइंस लिखी हुई है ना, प्रिंट कीपिंग 3 और कंटिन्यू, इन दोनों को छोड़ के वो, क्योंकि बॉडी इनसाइड द बॉडी है, ठीक है। फिर वो लास्ट पे आ जाएगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट में दोबारा से क्या करेगा, प्रिंट नाम, और अभी नाम की वैल्यू 2 है, यहाँ पे उसने 2 करवा दिया। अब जब थर्ड टाइम वो ये करेगा कि नम इज इक्वल टू 3, ठीक है। वो देखेगा कि 3 वैल्यू भी 3 है, नम नम की वैल्यू 3 है, और वो ये कह रहा है कि इसको चेक करो कि वो 3 के इक्वल है, हाँ 3 के। जब अब ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, तो ये तो दो लाइंस ऑफ कोड हैं, इन पे हम चलेंगे, एक बॉडी के अंदर चलेंगे हम, ठीक है। पहली लाइन क्या है, प्रिंट स्कीपिंग 3, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लिखा है ना कि प्रिंट स्कीपिंग 3, वो एज सेम एज इट इज लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू जब कीवर्ड उसने ट्रिगर किया, तो उसको ये पता चला कि जैसे ब्रेक में ब्रेक कीवर्ड ट्रिगर होता था तो हम लूप तोड़ देते थे, अब इसमें तोड़नी नहीं है। अब उसने ये कहना है कि जब कंटिन्यू आए, तुम्हारे इससे लूप के नीचे जो भी कोड लिखा हुआ है उसको फिलहाल छोड़ दो इस आइट्रेशन के लिए, और वापस चले जाओ बिल्कुल स्टार्ट पे, और दोबारा से लूप को इनिशियली, मतलब जहां पे स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट करो। अब ये नहीं कि नाम को बिल्कुल जीरो से ले आओ, जैसे चीजें चल रही हैं वैसे ही चलो। लेकिन करंटली आपने क्या करना है कि इस कंटिन्यू से नीचे इस लूप के अंदर जितना भी कोड लिखा है उसको स्किप करो, और वापस से ऊपर जाओ, और नॉर्मली अपनी रूटीन स्टार्ट करो, नम को 4 कर दो, फिर नम को 5 कर दो, ठीक है, इस तरह से। अब कंटिन्यू क्या होगा, देखें, जब कंटिन्यू ट्रिगर हुआ तो इसके नीचे लाइन क्या लिखी हुई थी, प्रिंट नंबर इज, नंबर मतलब इस टाइम पे नंबर की वैल्यू 3 थी, अब वो नंबर इज 4 आ गया, 3 की जो वैल्यू, मतलब ये जो लाइन थी ना जिसमें 3 प्रिंट होना था, वो स्किप हो चुकी है। ब्रेक हो गया कि हमने कंप्लीटली लूप को ब्रेक करके वहां से निकल जाना है बाहर अपने काम, ठीक है, अगले काम में। लेकिन कंटिन्यू का काम ये है कि वो एक टाइम के लिए, जब कंटिन्यू एक बार ट्रिगर होता है ना, कंटिन्यू के नीचे जितना भी कोड लिखा गया है ना उस लूप के अंदर, वो कहता है कि इसको फिलहाल स्किप करो, वापस से जाओ, बिल्कुल स्टार्ट में जाओ, जहां से लूप स्टार्ट हो रही है वहां से अपनी नॉर्मली एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। नॉर्मली मतलब कि अभी अगर आप नम की वैल्यू 3 पे थे, तो अगली बार नम की वैल्यू 4 पे आ जाएगी, ये इससे काम कर रहा है, ठीक है। अब ये समझ आया कंसेप्ट उसका, कंटिन्यू और ब्रेक का। यस सर। ठीक है, चलें। तो ये हमारे बेसिकली यहाँ पे खत्म हो चुके हैं लूप्स और कंटिन्यू और ब्रेक के, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने कंसेप्ट शुरू करना है आज का, वो है लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट क्या है, बेसिकली मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया था कि लिस्ट एक, मतलब कि किसी भी एक आप डाटा को कलेक्टिवली किसी चीज के अंदर स्टोर करना करवाएंगे ना, तो एक लिस्ट बन जाती है। जैसे एक वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, जैसे नेम के अंदर मैं किसी का एक स्पेसिफिक नेम स्टोर करवा दिया, या कोई मतलब कि कोई नंबर स्टोर करवा दिया, एक वो एक वैल्यू होगी, कोई फ्लोट नंबर स्टोर करवा दिया, कोई बुलियन जैसे ट्रू फॉल्स है। अब लिस्ट बेसिकली आपने क्या करा, एक एक कंबाइनली एक समझ लें, एक बास्केट है, बास्केट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा भी पढ़ सकते हैं, सेम नेचर ऑफ डाटा भी पढ़ सकते हैं, तो वो एक कंप्लीट एक लिस्ट बना देती है, ठीक है। अब जब यहाँ पे अगर आप देखें ना नीचे, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है ये लिस्ट की। अब इसमें देखें, एक यहाँ पे इंटीजर टाइप, वापस ये क्या आ गया आपका, ये फ्लोट टाइप आ गया, या लिस्ट ऑफ लिस्ट आ गई, ठीक है। और ये देखें कि आपने स्ट्रिंग भी है, यहाँ पे इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, लिस्ट के अंदर वापस लिस्ट भी है। तो डिफरेंट नेचर ऑफ डाटा को आपने कलेक्ट किया, एक चीज के अंदर डाला, उसको लिस्ट बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि लिस्ट के अंदर डिफरेंट नेचर ऑफ डाटा ही होता है। अब मैं लिस्ट को सिंपली अगर सिर्फ इंटीजर करवाने हैं तो ये की होगी, सिर्फ इंटीजर है। फ्लोट करवाने हैं तो सिर्फ फ्लोट की, स्ट्रिंग करवाने हैं तो सिर्फ स्ट्रिंग डाल देता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर ऑफ डाटा भी डाल सकते हैं, मतलब कि लिस्ट के अंदर आप सिंगल नेचर ऑफ डाटा भी डाल स्टोर करवा सकते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर ऑफ डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं। ये लिस्ट का ये काम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, और यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, ठीक है।
ऑर्डर्ड, चेंजेबल, हेट्रोजेनियस और कंटेंट डुप्लीकेट। जैसे आप यहाँ पे देखें कि मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द डाटा इंसर्शन, मतलब कि लिस्ट के अंदर जब आप डाटा को इंसर्ट करवा रहे होते हैं ना, वो एक ऑर्डर को मेंटेन करता है। जैसे कि पहले पॉइंट पे, पहली जगह पे जब आपने डाटा इंसर्ट करवा दिया, जब आप नेक्स्ट टाइम डाटा इंसर्ट करवाएंगे तो वो पहले को रिप्लेस नहीं कर रहा होगा, वो उसके आगे डाटा करवाएगा, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, एक ऑर्डर मेंटेन कर रहा है कि आगे 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 डाटा को डालते जाओ। और वो क्या कह रहा है, लिस्ट इज म्यूटेबल एंड वी कैन मॉडिफाई आइटम्स। जाहिर बात है, एक बनाई, अब ऐसा तो नहीं है कि लिस्ट बना दी तो सारी जिंदगी के लिए सेम ही रहेगी। मिसाल के तौर पर आपने एक स्कूल सिस्टम बनाया, एक लिस्ट में आप जब यूजर नेम ऑफ द स्टूडेंट स्टोर करवा रहे हैं, तो हर साल स्टूडेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो जारी बात है लिस्ट भी तो अपडेट हो रही है। तो वो उसमें आप चेंजिंग भी करवा सकते हैं, उसमें डिलीट करवाना, उसको मॉडिफाई करवाना, उसको अपडेट करना, या जो भी करना, मतलब जितने भी लिस्ट के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर आगे आ गया लिस्ट कैन कंटेन डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वही बात है जो भी मैंने बता दी कि सेम टाइप ऑफ डाटा भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा भी हो सकते हैं। सेम टाइप ऑफ डाटा भी आप एक सिंगल टाइप टाइप ऑफ डाटा भी लिस्ट के अंदर डाल दें, सिर्फ इंटीजर डाल दें, सिर्फ स्ट्रिंग्स डाल दें, सिर्फ फ्लोट डाल दें, या डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा भी डाल दें, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर जैसे अब वो बता रहा है कि आलो डुप्लीकेट आइटम्स लाइक लिस्ट के अंदर जैसे ये वन यहाँ पे लिखा है, दोबारा वन आ गया, तो वो इन दोनों को कंसिडर करेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि वन पहले से लिखा गया है तो यहाँ पे वन क्यों डाला है, ठीक है। पाइथन के कुछ और कंसेप्ट होते हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगा, उनके अंदर आप सेम डाटा नहीं डाल सकते। जैसे यहाँ पे अगर मैं यू एम लिखूंगा, दोबारा यू एम लिखूंगा, तो वो सिर्फ एक को कंसिडर करेगा, दो को कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से होता है। उसके अलावा ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर जब हम यहाँ पे देखें, तो मैंने जैसे ये ऊपर जो लिस्ट बनी हुई है उसी को सेम एज इट इज नीचे लिखा है, तो मैं अगर इसको करवा देता हूँ कि प्रिंट करवा दो इसी भी लिस्ट को, इस लिस्ट का नाम एल है। अब जैसे देखो, जब आप चीज़ों के नाम डिक्लेयर कर रहे हो, तो एक गुड प्रोग्रामर और गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि जब आप चीज़ों का नाम डिक्लेयर करें, जैसे वेरिएबल्स के नाम है, लिस्ट के नाम है, कोई भी चीज़ डिक्शनरी है, कुछ भी करें, तो रिलेटेबल नाम लिखें। अब एल है, एल मुझे क्या पता है क्या है, अब मैं जब अगर इसको ये लिख देता हूँ कि लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, तो वो एक नाम हो गया। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा नाम हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक वर्ड का नाम हो, एक मतलब सिंगल अल्फाबेट का नाम हो, ऐसा भी नहीं है। एक रिलेटेबल नाम लिखें, और अगर उसमें डिफरेंट नाम्स आ रहे हैं, जैसे लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम, और उनके दरमियान स्पेस नहीं होगी, उनके दरमियान अंडरस्कोर होगा, अंडरस्कोर से हम उस सारे वर्ड्स को जोड़ के एक कंप्लीट वर्ड बनाएंगे, वो हमारे वेरिएबल का नाम हो गया। अब जब उस वेरिएबल के नाम, उस लिस्ट के वेरिएबल, उसको लिस्ट के नाम को जब हम अगली बार देखेंगे, तो हमें पता चलेगा अच्छा ये कोई लिस्ट है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम आइटम पड़े हुए हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स के नाम की कोई लिस्ट है, मैं कह देता हूँ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम, और उसके बजाय मैं ये लिख देता हूँ सिर्फ एल, तो मुझे क्या पता उस एल के अंदर क्या पड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं ये पढ़ूंगा कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये कोई लिस्ट पड़ी हुई है, उसके अंदर स्टूडेंट्स के आइटम नाम है, उसको देख के मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिलेटेबल नाम रखें, ये गुड प्रैक्टिस है। आज जब हम इस प्रिंट एल करवाएंगे, तो आप देखें वही बात कि ये सेम लिस्ट को एज इट इज नीचे प्रिंट करवा दिया, जैसे 20 है, ये है जैसा है 35.75, और ये 30, 60, 90, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गई, ठीक है। इस तरह से चीज़ है। अब कुछ ऑपरेशंस होते हैं लिस्ट के, जरिए बात है, हमने लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है, लिस्ट को डिलीट कैसे करना है, लिस्ट को अपडेट कैसे करना है, और वट जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो एक एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए सिंपली आप ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इसको लिख लें, तो आपकी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी। अब आप बोलेंगे अच्छा एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी तो उसको बनाने का मकसद क्या है। बेसिकली जब आपने एम्प्टी लिस्ट बना दी ना, तो मेमोरी के अंदर एक लोकेशन रिजर्व हो चुकी है इस लिस्ट के लिए, ठीक है। अब उसमें आप अपडेट करवा सकते हैं, उसमें डिलीट करवा सकते हैं। मेमोरी देखें, सारी गेम ही तो पीछे मेमोरी की है। अब आप पढ़ रहे होते हैं जी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, तो वो सारे में मेमोरी की ही बात हो रही है। तो कितने टाइम में आपका डाटा निकल रहा है, और कितने अच्छी तरह से आप उसको स्टोर कर रहे हैं, कौन सी जगह पे स्टोर कर रहे हैं, ये सारे कंसेप्ट आपस में मिलके एक आपको अच्छा प्रोग्रामर बनाएंगे। जब आपके पास ये अच्छे अच्छे कंसेप्ट होंगे, किस तरह से अच्छी तरीके से डाटा को मैनेज किया जाता है, कब आपको जरूरत पड़ती है कि आप ऑलरेडी कुछ एम्प्टी लिस्ट बना के रख लें अपने पास, कब आपको जरूरत पड़ती है एम्प्टी वेरिएबल्स बना के रख लें, कब आपको जरूरत पड़ती है इनको अपडेट करना, क्या मतलब ये सारी चीजें ना आपस में मिल रही होती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है, तो सिंपली आपने दो ब्रैकेट्स लगा दी, लिस्ट विद स्ट्रिंग्स। अब देखें जैसे ऊपर बात की थी ना मिक्सचर ऑफ द डाटा आइटम्स, अब ये सिंगल सिंगल आइटम, अब ये स्ट्रिंग्स की लिस्ट है जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग्स को लिखने का क्या काम है, जैसे आप नंबर्स को लिखें, नीचे लिखा हुआ है नंबर्स, तो आप सिंपली नंबर को लिख के फिर कॉमा डाल के, अब स्ट्रिंग को लिखने आप उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, डबल कोट्स डालेंगे, चीज का नाम लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर आगे फिर डबल कोट्स और उस चीज का नाम, और डबल कोट्स के अंदर लिखी गई चीज को वो एक एज अ सिंगल आइटम कंसिडर करेगा कि ये एक आइटम है, वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर क्या नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग्स आगे, नंबर्स आगे, और मिक्स्ड जैसे ऊपर बताई गई थी, जैसे इसमें आगे इंटीजर भी आ जाते हैं, स्ट्रिंग भी आ जाते हैं, और साथ में ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आ जाते हैं, और साथ में बुलियन वैल्यूज भी आ जाती हैं, ट्रू फॉल्स जो होती हैं। इसको अगर मैं रन करूं तो, सॉरी यहाँ पे प्रिंट कुछ नहीं करवाया गया है,
तो अगर आप मैं प्रिंट करवा देता हूँ इसी एम्प्टी लिस्ट को, तो ये वापस क्या करेगा, इस एम्प्टी लिस्ट को शो करवाएगा। चलें इससे आगे चलते हैं, वो चीज़ें आपने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। इस पे टाइम हमारा वैसे भी कम है। ये मतलब ये नीचे अगर आप देखें ना, एम्प्टी लिस्ट शो हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं है लिस्ट के अंदर, खाली है। इसी तरह इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये सेम एज इट इज़ ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें शो होंगी। इसको करवाऊंगा तो ये नंबर शो होंगे, इसको करवाऊंगा तो ये आइटम शो होंगे, ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। फिर अब बात आती है इंडेक्सिंग की। अब इंडेक्सिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर आप देखेंगे तो एक लिस्ट बनाई गई है किसी भी चीज़ के अंदर, ये आइटम 1 पड़ी हुई है, ये आइटम 2 पड़ी हुई है, ये आइटम 3 पड़ी हुई है, तो इंडेक्सिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग क्या चीज़ है, इंडेक्सिंग किसको बोलते हैं, इंडेक्सिंग किस बला का नाम है। इंडेक्सिंग बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि काउंटिंग नॉर्मल जीरो से स्टार्ट करते हैं, ओ सॉरी 1 से स्टार्ट करते हैं। हम जब किसी को काउंटिंग पढ़ के सुना रहे होते हैं तो हम कहेंगे 1 2 3 4, ऐसा कभी नहीं होता कि 0 1 2 3 4। लेकिन नॉर्मली नॉर्मली नहीं, कोडिंग में होता ही ऐसे है। कोडिंग में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप बोलेंगे कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। मेमोरी कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। इट मीन्स कि एक लिस्ट बनी है, उसके अंदर कुछ, देखें ये जैसे मेमोरी में अगर आपने मेमोरी में कुछ जगह एलोकेट करवाई ना, तो उसके अंदर इस तरह से चंक्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अब उस चंक्स की वैल्यू, वो जो इंडेक्सिंग है ना, वो कह रहा है कि उसका एड्रेस एड्रेस बेसिकली आप इस लिस्ट का यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, 5 है। अब इन पे वैल्यूज पड़ी हुई है, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 2 इंडेक्स पे क्या पड़ी, 1 पे क्या पड़ी हुई है, 2 पे क्या पड़ी हुई है, 4 5 अप टू सो ऑन, जिस तरह भी है। अब यहाँ पे देखिए ना, अगर आप लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू। अब यहाँ पे जैसे ये अगर फर्ज किया रेड है, ठीक है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है, तो इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर जो रिजर्व हुई है लोकेशन, उस पे ऊपर अगर आप जाके देखें तो जो जीरोथ इंडेक्स पे है, जीरोथ पे वो रेड पड़ा हुआ है। अब जब उसके आगे आप चलेंगे 1 पे जाएंगे तो वहां पे ग्रीन मिलेगा, अब उसके आगे एक स्टेप आगे चलेंगे तो वहां पे आपको ब्लू मिलेगा। इस तरह से इंडेक्सिंग यह होगी कि जब हमें के एक कलर की जो लिस्ट है उसके अंदर जो 1 इंडेक्स पे जो चीज पड़ी है वो मुझे रिटर्न कर दो, तो इट मीन्स कि वो यहाँ पे आके चेक करेगा 1 इंडेक्स पे ग्रीन पड़ा हुआ है, तो वो ग्रीन उठा के उसको दे देगा, ठीक है। इस तरह से चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें वापस, तो यहाँ पे जब अगर आप देखें तो एक हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट बना दी है, कलर्स के नाम की लिस्ट है, कलर्स के नाम की लिस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि कलर्स के नाम के लिए सिर्फ कलर ही लिखा जा सकता है, यूजर के नाम के लिए सिर्फ यूजर, इसको आप ए भी कर दें फिर भी ये चल जाएगा। लेकिन हमारी गुड प्रैक्टिस क्या थी कि हमने नाम इस तरह के रखने हैं कि वो एक मतलब आपस में अटैच हो रहे हैं और रेफर कर रहे हो कि अच्छा वाकई ये किसी चीज का नाम है। अब मैंने बोला ना कि एक कलर की लिस्ट बना दी है और लिस्ट के अंदर आइटम्स क्या है, वो 3 आइटम्स पड़े हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो, जो कलर की लिस्ट है। अब जो स्पेसिफिक इंडेक्स पे चीज को कॉल किया जाता है ना, तो ये जो ऐसे आपकी ब्रैकेट्स होती है ना, इन ब्रैकेट्स के अंदर उस इंडेक्स की वैल्यू लिख देते हैं हम, ठीक है। मैंने बोला, क्या बोला, मैंने बोला कि जैसे मैं कहूं कि प्रिंट करवा दो स्पेसिफिकली जो आपकी लिस्ट का नाम है, यहाँ पे लिस्ट का नाम कलर्स है तो मैंने कलर्स लिखा, यहाँ पे ए होता तो मैं ए लिखता, यहाँ पे बी होता तो बी था, यहाँ पे आपका नाम होता तो आपका नाम लिखता, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्या हुआ, लिस्ट के जो स्पेसिफिकली आप उस लिस्ट का नाम है वो लिखा, और इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस इंडेक्स की वैल्यू को दे दिया जिसको स्पेसिफिकली आपने कॉल करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ब्लू वाली वो उठा के मुझे दे देगा, प्रिंट करवा देगा। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 0, तो इनिशियली जो स्टार्टिंग से 0 वाली वैल्यू है वो उठा के दे देगा। अगर लिखूंगा मैं 1, तो इनिशियली जो 1 पे पड़ी हुई वैल्यू वो उठा के मुझे दे देगा। इसी तरह नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है कि यहाँ से अगर हम चलें तो इसकी वैल्यू है 0 1 2, अगर हम उल्टा चलना स्टार्ट करें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग ये होती है कि जो लास्ट वाला आइटम है उसकी इंडेक्सिंग है -1। अगर मैं माइनस, अगर मुझे एक लिस्ट है, वो इतनी बड़ी है कि मुझे नहीं पता कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे वो जो लास्ट वाला आइटम है वो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि सिंपली अगर मैं प्रिंट कलर लिस्ट का नाम, और यहाँ पे अगर मैं 2 की बजाय मैं -1 कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, वो जो लास्ट वाला आइटम है ना वो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। अब मुझे सेकंड लास्ट चाहिए तो ऑब्वियसली -2, अब थर्ड लास्ट चाहिए तो ऑब्वियसली -3। इस तरह से चीजों चीजों को चलते हुए हम देख रहे होते हैं, ठीक है। अगर हमने लेफ्ट टू राइट चलना है तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, अगर राइट टू वापस लेफ्ट चलना है तो -1 -2 -3 -4। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो आप देखें, ठीक है, मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो देखें। अब जब यहाँ पे ये लाइन ट्रिगर हुई कि प्रिंट कलर ऑफ 0 प्रिंट करवाना है, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवानी है, तो उसने क्या किया कि लिस्ट में से जो 0 पे वैल्यू थी रेड वो उठा के दे दी, फिर 1 पे वैल्यू ग्रीन थी वो उठा के दे दी, थर्ड पे वैल्यू ब्लू थी वो उठा के दे दी। अब नीचे देखें तो हमने -1 को कॉल किया है, नेगेटिव इंडेक्सिंग को कॉल किया है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन के जो लास्ट वाला आइटम है उसको उठा के तो उसने दोबारा से प्रिंट ब्लू करवा दिया।
फिर सेकंड लास्ट जो आइटम है उसको उठा के दो, फिर उसने ग्रीन प्रिंट करवा दिया। और जो थर्ड लास्ट आइटम है, मतलब पीछे चलते हुए जो थर्ड आइटम आ रहा है उसको उठा के दो, उसने रेड था तो उसने उठा के प्रिंट करवा दी। ये चीज़ समझ आ गई है आपको इंडेक्सिंग की? यस सर। यस सर। चलें। अच्छा, इसके बाद आगे एक कंसेप्ट है मॉडिफाइंग द लिस्ट आइटम्स। मॉडिफाइंग मतलब कि हम बनी हुई लिस्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ कंसेप्ट आप जेन में रखें कि मॉडिफाइंग मीन कि जो बनी हुई चीज़ है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन परफॉर्म करने लगे हैं, उसको बोलेंगे हम मॉडिफाइंग, ठीक है। उसके कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे देखें यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जब देखें तो एक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, और मैंने जब यहाँ पे करवाया प्रिंट कलर, इट मीन कि मैं पूरी लिस्ट को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया कि जो कलर ऑफ वन मीन के जो लिस्ट है, कलर का नाम, कलर मीन के लिस्ट नाम दे दिया उस लिस्ट का। और मैंने बोला कि वंथ इंडेक्स के ऊपर आपने वैल्यू को डाल देना है येलो। मैंने क्या किया, जो वंथ इंडेक्स की वैल्यू थी उसको अपडेट कर दिया। क्या कर दिया, पहले क्या था यहाँ पे वंथ इंडेक्स पे, ये वंथ इंडेक्स है आपका, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। वंथ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने क्या करना है, वंथ इंडेक्स पे आपने येलो को डाल देना है, ठीक है। येलो को डाल देना है। उसके बाद जब मैं दोबारा प्रिंट करवाऊंगा इस लिस्ट को, तो वो मुझे अपडेटेड लिस्ट मिलेगी। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट करवाऊँ, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, ये देखें रेड ग्रीन ब्लू, ये लिस्ट थी। मैंने क्या किया, इस लिस्ट को जब प्रिंट करवाया, इसी प्रिंट कलर मीन के उसी लिस्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ, उस लिस्ट के आइटम्स मेरे पास ये आ गए। मैंने क्या किया कि जो लिस्ट है कलर्स की, उसके जो वंथ इंडेक्स है, जो वंथ इंडेक्स है उसके ऊपर आपने क्या करना है, येलो को डाल देना है। अब उसका वंथ इंडेक्स कौन सा बनता है, रेड जो है वो 0 पे पड़ा हुआ है, ग्रीन 1 पे पड़ा हुआ है और ब्लू 2 पे। अब जो 1 पे ग्रीन पड़ा हुआ है उसको उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया येलो के साथ। तो उसके बाद दोबारा से मैंने जब लिस्ट को प्रिंट करवाया तो आप देखिए यहाँ पे रेड येलो ब्लू हो गया। रेड ग्रीन ब्लू की जगह रेड येलो हो गया, रेड येलो ब्लू हो गया कि हमने क्या कर दिया, लिस्ट को अपडेट कर दिया। किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जब हमने चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, हमने लिस्ट का नाम लिखा, उसके आगे ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, उस इंडेक्स का नाम लिखा स्पेसिफिकली, और आगे उसकी वैल्यू दे दी कि भाईजान आप इंडेक्स नंबर 10 पे इसकी जगह, मुझे मतलब जगह की भी छोड़ें, मतलब ये नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि इंडेक्स नंबर 1 पे जो ग्रीन पड़ा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो येलो के साथ। नहीं, मैंने क्या बोला, इंडेक्स नंबर 1 पे येलो को डाल दो, मुझे कोई कंसर्न नहीं है वहां पे कौन सी वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है, क्या पड़ी है, जस्ट मैंने बोला कि उस लिस्ट को अपडेट कर दो इस तरह से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो जो ग्रीन था वो लिस्ट में से उड़ गया, वो उसने वहां से डिलीट कर दिया। अब कुछ कॉमन लिस्ट के मेथड्स हैं। हमारे पास आखिरी 10 मिनट बचते हैं, जारी बात हम सारे मेथड को नहीं देख पाएंगे, मे भी देख पाएं, मे भी ना देख पाएं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जब मैं शीट आपके साथ शेयर करूंगा तो आपने हर इन मेथड्स को बारी बारी खुद ट्राई करना है कि अपेंड एक्स क्या होता है, इंसर्ट आई एक्स क्या होता है, रिमूव एक्स क्या होता है, पाप का फंक्शन क्या करता है, पाप आई का फंक्शन क्या करता है। बेसिकली जब मैं आई की बात कर रहा होता हूँ तो स्पेसिफिकली जैसे प्रोग्रामिंग में है ना, गुड प्रोग्रामिंग के कुछ कीवर्ड्स हमने स्पेसिफिकली कर लिए। जब मैं आई की बात करूँ तो आपके जहन में आना चाहिए कि अच्छा ये कोई इंडेक्सिंग की बात कर रहा है, किसी इंडेक्स की। जब मैं एक्स की बात करूँ तो स्पेसिफिकली किसी वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। जब मैं आई की बात करूँ तो किसी इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, जब मैं एक्स की बात करूँ तो स्पेसिफिकली किसी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अच्छा ये डाट, अब सबके पीछे देखना एक डाट लिखा हुआ, अब डाट के पीछे कुछ आएगा। डाट के पीछे क्या आएगा, जाहिर बात है उस लिस्ट का नाम आएगा। उस लिस्ट का नाम आएगा और डाट लिख के फिर आप अपेंड करेंगे। इट मीन्स कि डाट का जो फंक्शन होता है ना, डाट जब आप लिखते हैं तो आप ये हो रहा होता है कि उस आप किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करने लगे, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना है। जैसे आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, और लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाने के बाद जब डाट लिखने के बाद उस लाइब्रेरी का फंक्शन लिखते हैं, तो इट मीन्स कि आप स्पेसिफिकली किसी फंक्शन को कॉल करने लगे। इसी तरह आप लिस्ट का नाम लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे डाट, फिर लिखेंगे जब अपेंड और एक्स लिखेंगे, और एक्स बेसिकली क्या होगा, जब एक्स की बात की तो किसी वैल्यू की बात की। इट मीन्स के लिस्ट का नाम लिख के अपेंड लिख के और आगे एक्स की जगह किसी वैल्यू का नाम लिखा, तो लिस्ट के अंदर कोई चीज अपेंड होगी। अपेंड मीन को आपने लास्ट पे कोई चीज ऐड करवा दी। अब इसको वन बाय वन हम देखते हैं ना चल के कि क्या है, लेकिन आपने ये सारे मेथड आपने देखने हैं। अगर ये मेथड यहाँ पे कंप्लीट ना हुए और इस लिस्ट के एंड पे एक अच्छा सा आपके लिए प्रोग्राम भी लिखा गया है, और वो प्रोग्राम कौन सा है, पाइथन मार्ट का। एक सिंपल एक पाइथन में लिखा गया, सिर्फ किसको यूज किया गया है, सिर्फ फॉर लूप्स को, व्हाइल लूप्स, लिस्ट को, और जो लिस्ट के फंक्शंस हैं उनको यूज करते हुए सिंपल हमने एक ई कॉमर्स का एक मार्ट बनाया, जिसके अंदर यूजर जा सकता है, अवेलेबल प्रोडक्ट्स देख सकता है, उसमें अवेलेबल प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट के अंदर डाल सकता है, टोटल आइटम देख सकता है कितनी हो गई हैं, टोटल बिल देख सकता है कितना हो गया है, कुछ आइटम्स अगर वहां से रिमूव करवानी है वो भी रिमूव करवा सकता है।
अच्छा, जो सर उमर ने अभी एक्सप्लेन किया उसमें उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ ना आया हो? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक सर। अच्छा, मेरे ख्याल में सर उमर का कोई इंटरनेट इशू है, तो हम देखते हैं, अगर सर उमर वापस आते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को एंड कर देंगे और कल जो रह गया है इसको कल कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो हम कुछ प्रोग्राम्स होंगे, लाइक जो हमने कवर किया लिस्ट, और उसके साथ साथ लूप, उनको फिर देखेंगे। तो सर उमर और भी सर वापस। ये जी जी जी। ठीक है सर, ये अभी शेयर करेंगे सर उमर, ये वाली जो अभी हमने प्रैक्टिस की है इसके ऊपर। अच्छा सॉरी, अभी मैं ये पिन। डिस्कनेक्ट हो गया, इंटरनेट का मसला था। मेरी आवाज़ आ रही है अभी? जी सर, आ रही है। अच्छा, मैं क्विकली वापस से शेयर कर देता हूँ, सॉरी वो कुछ इंटरनेट का इशू आ गया था तो। कंसेप्ट को रिलेट कर रहा है, तो ये जितने इसके ऊपर कंसेप्ट पड़े ना, उन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए ये एक प्रोग्राम बना हुआ है। एक सिंपली कह सकते हैं ई मार्ट का स्टोर है, जिसमें यूजर जाता है, चीजों को ऐड करता है, निकाल सकता है, चेकआउट करवा सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, ये लाजमी आपने देखना है, ये प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट पे आपको मिलेगा। ठीक है, इसको रन करके आप पहले देख लें किस तरह से चीजें रन हो रही हैं, उसके ऊपर जो कंसेप्ट हैं वो आप बारी बारी देख लें। और हर कंसेप्ट आप यहाँ पे देखें ना, मैंने लिखा हुआ है कि जैसे आप देखें कि पहला कंसेप्ट है हमारे पास अपेंड एक्स, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि ऐड इन आइटम एट द एंड। क्या लिखा हुआ है कि ऐड एन आइटम एट द एंड। इट मीन्स कि कोई भी अगर लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, हम ये चाह रहे हैं कि उस लिस्ट के लास्ट पे कोई चीज हमने ऐड करवानी है, तो हमने क्या करेंगे, उस लिस्ट का नाम, जैसे यहाँ पे लिस्ट का नाम लिस्ट लिखा है, अब ये लिस्ट नहीं है जरूरी कि उस लिस्ट को ही लिस्ट बोल रहे हैं, इस लिस्ट का नाम है। मैं ए कर सकता हूँ, ए डॉट अपेंड का फंक्शन कॉल किया और ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू डाल दी कि ये वैल्यू आपने लिस्ट के एंड पे डाल देनी है। अब जैसे यहाँ पे है कि डॉट इंसर्ट आई वाई, आई मीन इंडेक्स और एक्स की मीन वैल्यू, insert an item at index i, insert an item at index i। ठीक है, इट मींस के लिस्ट का नाम, डॉट इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया और आगे लिखा कि कौन से इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है और कौन सी वैल्यू डालनी है। ठीक है, ये इस तरह से चीजें हैं। फिर रिमूव का फंक्शन आ जाता है। रिमूव का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोई चीज रिमूव करने लगे हम लिस्ट में से। रिमूव फर्स्ट एक्यूरेंस ऑफ आइटम एक्स, मीन के आप जब लिखेंगे ना कि रिमूव, अगर एक लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे मिसाल ये यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे एक लिस्ट पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ा हुआ है एप्पल, फिर आगे बनाना, फिर यहाँ पे एप्पल, फिर यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। तो जब आप लिखते हैं ना कि रिमूव, और जब आप आइटम का नाम यहाँ पे देते हैं, तो वो क्या करेगा, इस लिस्ट को स्टार्ट से आइटरेट करना शुरू करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जहां पे उसको वो पहला मिल जाएगा, कि वो कहेगा कि यहाँ पे अगर मैंने एप्पल दिया हुआ है, लिस्ट के अंदर जहां भी पहला एप्पल पड़ा हुआ है तो उसको वहां से रिमूव करवा दो। ठीक है, इन केस अगर एप्पल यहाँ पे नहीं है, एप्पल जाके कहीं थर्ड इंडेक्स पे है, तो वो पहले पे जाएगा, फिर दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे उसको एप्पल मिला, यहाँ से उसको उड़ा दो, बस इस तरह से करना है। ठीक है, और इसके अलावा जब आप नीचे देखें तो आपके पास लिखा गया है कि पॉप आई रिमूव इंडेक्स एट द, रिमूव आइटम एट इंडेक्स आई। आई मीन कि अगर मैं ये कहूंगा ना कि लिस्ट डॉट पॉप और आगे उस इंडेक्स का नाम लिखूंगा, तो वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। अच्छा, रिमूव और रिटर्न में फर्क होता है। जब आप चीज रिटर्न करवा रहे होते हैं ना, वो लिस्ट में से रिमूव नहीं हो रही है, वो जस्ट आपको स्क्रीन पे शो करवा रही है। जब रिमूव की बात हो रही है ना, वो एक्चुअली लिस्ट के अंदर से उस आइटम को रिमूव करवा रहा है। ठीक है, अच्छा कुछ फंक्शंस रह गए हमारे पास, लास्ट मिनट है, ये सारे क्लियर कंप्लीट तो नहीं कर सकते, जो चीज़ें रह गई हैं वो हम नेक्स्ट कवर कर लेंगे। इस लिस्ट को, इस शीट को आपने देखना है, लास्ट में जो प्रोग्राम लिखा है उसको आपने प्रैक्टिस करना है, और जो चीज़ें समझ ना आई दोबारा आके आपने नेक्स्ट क्लास में पूछनी है। ठीक है।